हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर की आ गई है और आंसर की के अकॉर्डिंग ही हम 2023 के आंसर देखेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन से आंसर की चैलेंज करने हैं। सही है। जहाँ तक हमने देखा कि अभी तक कोई क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए नहीं है, अर्थात सभी क्वेश्चन के आंसर सही दिए हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो इसे हम दो पार्ट में पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला है, वर्ल्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली ऑफ पैटर्न नामक पुस्तक किसकी कृति है? विलियम जे गुटे, सिलिया वाल्बी या बेट्टी फ्रीडन या सिमोन द बुआ। तो वर्ल्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न पुस्तक जो है विलियम जे गुटे से संबंधित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, सूची को मैच करना है। आइए देखते हैं। जॉर्ज रिक्टर, टॉनिस, आई वालर स्टीन और बार्थ। तो जॉर्ज रिक्टर का जो संबंध है, जॉर्ज रिक्टर जाने जाते हैं वैश्वीकरण के बारे में, मैकडोनाल्डाइजेशन की बात करते हैं। टॉनिस जो बात करते हैं वह जेमिन शाफ्ट और जेसल शाफ्ट की बात करते हैं। आई वालर स्टीन जो बात करते हैं वह वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी अर्थात आधुनिक विश्व व्यवस्था की बात करते हैं। और यह बार्थ जो है जाति समूह एवं सीमाओं की चर्चा करते हैं। तो यहाँ हमारा पहले का सेकंड होगा। तो पहले का सेकंड जो है ऑप्शन ए में है। ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेटेड मेथड के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए का 2 है और किसी ने 2 नहीं दिया है, तो हम एक ही ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है, ज्ञान की परिभाषा में उन तत्वों को चिन्हित कीजिए जो वैध है। तो यहाँ पे ज्ञान वह मान्यता है जो सत्य है, ज्ञान वह मान्यता है जो न्याय संगत है, ज्ञान अनुमानित निर्मित है या गलत है, और ज्ञान दूसरों के सत्य मतों की मान्यता है, यह भी कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। नॉलेज बिलीव विच ए ट्रू और नॉलेज बिलीव विच ए जस्टिफाइड। अगला प्रश्न है कि प्राच्यवाद पर चर्चा में एडवर्ड सईद के कथनों की मुख्य सैद्धांतिक आधारिकाएं कौन कौन सी हैं? तो what a key theoretical promise of Edward Said discuss the Orientalism। ओरिएंटलिज्म से कौन सा जुड़ा है? तो ओरिएंटलिज्म से जुड़ा है हमारा ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान और शक्ति का पुरातत्व विज्ञान, अर्थात ए और डी हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे वह हो जाएगा 4 ए और डी। अगला प्रश्न है, द फेमस बुक द थ्योरी कम्युनिकेटिव एक्शन इन द ऑथराइज्ड बाई हुम, अर्थात पुस्तक द थ्योरी, और देखिए हिंदी में अनुवाद गलत दे दिया, थ्योरी कर दिया, तो इसको द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन पुस्तक जो है यह जुर्गीन हैबरमास से संबंधित है। तो ये सब क्वेश्चन जो है हमने टेलीग्राम में कराए हुए हैं, जो एग्ज़ाम में आए हैं। लगभग उनमें से 50 से 60 क्वेश्चन हमने बार बार क्विज सेशन में करवाया हुआ था। आगे है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ इंडियन एर्गियन सोसाइटी ऑफ क्रोनोलॉजिकल आर्डर। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इसको करना है। तो भारतीय कृषि सामाजिक निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जो कि ब्रिटिश कालीन समय में हुई थी। उसके बाद हमारा आता है भूमि सुधार। उसके बाद जो होता है हरित क्रांति होती है, और किसान आंदोलन को लास्ट में रखा गया है। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ए सी बी।
4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो कथन है अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा कारण के रूप में है। तो अभिकथन दिया है, द्वंद्वात्मक और प्रकार्यवाद सैद्धांतिक संश्लेषण में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि समाज सम्यता की प्रणाली नहीं है, अर्थात बल्कि यह अपूर्ण रूप से समावित तत्वों के अस्पष्ट धुंधली संरचना है, जिन्हें अनेक तत्वों के अधीन रखकर कुछ तत्वों को प्रपीड़न द्वारा एक साथ रखा जाता है। अर्थात यह कहने का प्रयास कर रहा है कि अनेक ऐसे तत्वों के साथ मिलकर समाज बना हुआ है। कारण दिया है कि सामाजिक संरचना में अंतर विरोध, अंतर्द्वंद और आंतरिक अंतर विरोधों के माध्यम से स्वयं ही परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो यहाँ कथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह ए होगा। कथन एवं कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन्होंने एक टक या अर्थात गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मिशेल फूको। और मिशेल फूको का यह सिद्धांत जो उन्होंने चिकित्सा से संबंधित अपने सिद्धांत की चर्चा की है उसमें दिया गया है, अर्थात तो यहाँ राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा, मिशेल फूको। अगला प्रश्न है, नव धार्मिक आंदोलनों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से पद जो है प्रयुक्त है? मसीहा आंदोलन, पुनरुज्जीवन आंदोलन, टोटेस्म आंदोलन या सरियालिस्ट आंदोलन। तो नव धार्मिक आंदोलनों के संदर्भ में जो है मसीहा आंदोलन को और पुनर्जीवन आंदोलन को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी 4। इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मैसेनिक मोमेंट और रिविलेटाइजेशन मोमेंट। अगला प्रश्न है, सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक किसकी है? तो सिविलाइजिंग द सेवेज पुस्तक जो है वेरियल एल्विन से संबंधित पुस्तक है। अगला है, कार्ल पापर ने निम्नलिखित में से किस निगमनात्मक शोध रणनीति के पक्षधर थे? तो कार्ल पापर जो है बात करते हैं नैसर्गिक और सामाजिक जगत में आवश्यक समानताएं शामिल होती हैं, इसकी बात करते हैं। विज्ञान का उद्देश्य सामान्यीकरण को स्थापित करना है, यह भी कथन इनके द्वारा बताया जाता है। परिकल्पना का प्रयोग किए बिना तथ्यों का विश्लेषण, तुलना और वर्गीकरण किया जाता है, तो यह कथन इनके द्वारा नहीं बताया गया है। और यह आवश्यक नहीं है कि सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण मिथ्याकरण के सिद्धांत पर किया जाता है, तो यह भी कथन कार्ल पापर से संबंधित नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और बी, ऑप्शन ए। अगला है, सामाजिक शोध के ज्ञान के स्रोत और उनके प्रयोग की प्राथमिकता के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कहा सामाजिक शोध में ज्ञान को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो इसे बताना है। तो यहाँ जो हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अवलोकन से ज्ञान प्राप्त करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से देखकर। उसके बाद जो होती है वह तर्कणा होती है, अर्थात तर्क लगाकर, अर्थात अनुमान से। यहाँ पे पहला हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हमारा अनुमान हो गया, और तीसरा जो है अंतर्दृष्टि अर्थात आत्मज्ञान से, ज्ञान नॉलेज स्मृति के आधार पर। चौथा जो है नहीं यहाँ पे तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा सत्ता से ज्ञान प्राप्त करना, और चौथा अंतर्दृष्टि से ज्ञान प्राप्त करना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा पहला हमारा होगा बी, उसके बाद ए, और बी ए हमारा ऑप्शन 3 में है, बी ए
DC। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले नंबर पे हम प्रत्यक्ष देखकर किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं या शोध करते हैं। दूसरा तर्क के आधार पर करते हैं। तीसरा सत्ता का यहाँ संबंध डिस्प्लिनेटरी अर्थात एक निश्चित क्रमबद्धता के आधार पर प्राप्त करते हैं। अथॉरिटी होती है, किसी व्यक्ति के पास अथॉरिटी होती है कि उसके आधार पर ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे आर्मी वालों के पास केवल उनके नियम कानून जानने या उनकी सीक्रेट प्रोफाइल को जानने की अथॉरिटी होती है, तो वह उससे नॉलेज प्राप्त करते हैं और वे उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन आम आदमी को यह अथॉरिटी नहीं होती कि उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उसके बाद अंतर्दृष्टि, इंस्टीट्यूशन, क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन भी सभी लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यह भी एक सामाजिक शोध या ज्ञान प्राप्त करने का एक परिप्रेक्ष्य है। यह राइट आंसर जो होगा वह हमारा थर्ड होगा, BADC। उसके बाद है निम्नांकित को इनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन जो हुआ था लगभग 1917 के आसपास हुआ था। उसके बाद तिभागा जो है 1946 में हुआ था। तेलंगाना भी इसी साल 1946 में थोड़ा सा आगे पीछे हुआ था। और लास्ट में नक्सलबाड़ी आंदोलन जो है 1967 में हुआ है। तो पहला हमारा हो जाएगा चंपारण, जो कि ऑप्शन डी में है। उसके बाद तिभागा आंदोलन, उसके बाद तेलंगाना आंदोलन, उसके बाद नक्सलबाड़ी आंदोलन हुआ है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, BACD। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संरचना के द्वैतवाद के बारे में तर्क प्रस्तुत करते हैं? तो एंथनी गिडिंग्स ऐसे थिंकर हैं जिनसे कि हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स, जो कि डुअलिज्म के जगह पर डुअलिटी की बात करते हैं। अगला है, जैव चिकित्सा मॉडल निम्नांकित में से संबंधित है। चिकित्सीय निदान एवं उपचार के लिए विज्ञान के अनुप्रयोग को आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रणाली की मुख्य विशेषता के रूप में सही है। रोग का वस्तुनिष्ठ निर्धारण, यह भी सही है। प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सीय देखभाल, यह भी सही है। रिश्ते द्वारा अनुभूत का लक्षण, तो रिश्तेदार से भावना से जुड़ा होना, तो यह जैव चिकित्सा मॉडल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ABC हो जाएगा, अर्थात ए जो है सही है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने श्रम विभाजन के विविध रूपों की पहचान यूरोप के इतिहास में विकास की अवस्था के रूपों में की है। तो इनमें से इन्हें अवरोही क्रम में अवस्थाओं को सही क्रम में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पे सही क्रम तो करना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 3 ही दिए हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन इन्होंने बताए हैं, इसकी जो है चर्चा करनी है। तो इन्होंने जो बात की है वह बात की है जनजातीय अर्थात आदिम समाज की। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन समाज की, और उसके बाद सामंतीवाद समाज की बात करते हैं। सामंतीवाद के बाद इन्होंने पूंजीवाद की बात की है, और पूंजीवाद के बाद इन्होंने साम्यवाद की बात कही है। और बर्बरता की कौन बात करते हैं, तो बर्बरता की बात करते हैं मॉर्गन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा थर्ड, ACD। अगला है, निम्नांकित में किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीज़ों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं को एकीकृत प्रणाली के रूप में बताया है या दिया है? तो पवित्र चीज़ों से संबंधित मान्यताओं एवं प्रथाओं की बात करते हैं इमाइल तुर्की। तो यहाँ राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किनका तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है? तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दुर्खिम, अर्थात इमाइल तुर्की। दुर्खिम मानते हैं धर्म जो है वह समाज पर नियंत्रण रखता है और सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखता
है। तो दुर्खीम हो गया, मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर हो गए, इन सब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाना है। अगला है यहाँ पे जो है इसको मैच करना है। तो परिस्थिति, अनिवार्य, समन्वित संघ, अर्ध समूह और सांस्कृतिक उद्योग। तो यहाँ जो हो जाएगा परिस्थिति, जब सामाजिक प्रणाली के भीतर संरचनात्मक स्थिति को हम परिस्थिति कहते हैं। अनिवार्य समन्वित संघ जो है सत्ता पद में सोपान क्रम नियंत्रित जनता का एक संघ होता है जिसकी बात डेहरनडॉर्फ करते हैं। अर्ध समूह या कौशिक रूपी जो होती है वह पद आसीन बहुत से व्यक्ति जिनका भूमिका एक समान हित होता है। उसके बाद सांस्कृतिक उद्योग, तो सिनेमा, रेडियो जैसे उपक्रम जिनके कारण अर्थव्यवस्था की बजाय संस्कृति के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है, जैसे आजकल संस्कृति के प्रसार देखने को मिलता है। यहाँ सभी मैच है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पक्षों पर डेविड हेल्ड ने 1999 के वैश्वीकरण और वैश्विक बहस के वाद विवाद को विभाजित नहीं किया था? यहाँ पर दिया है विभाजित नहीं किया था, एक बार इंग्लिश देख लें। यहाँ हैड नॉट डिवाइडेड द ग्लोबलाइजेशन डिबेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी और ई, अर्थात इन्होंने टेक्नोक्रेसी की बात नहीं की है और हाइपो ग्लोबलाइजर की बात इन्होंने नहीं की है। जबकि संदेहवादी अर्थात स्केप्टिक, रचनांतरणवादी अर्थात ट्रांसफॉर्मोलिस्ट और अति वैश्विकरणकर्ता अर्थात हाइपर ग्लोबलाइजर। और यहाँ पे देखिए इंग्लिश दोनों का हमें यहाँ पे सेम दे दिया है और हिंदी में जो है अवैश्वीकरणकर्ता और अति वैश्वीकरणकर्ता की बात कही है। यहाँ पर हाइपर दिया है, यहाँ पर हाइपोग्लोबलाइजेशन, तो बहुत हल्का सा अंतर है। तो ऐसे प्रश्न जो है कोई पढ़ के जाता नहीं है। तो ये सब प्रश्न जो है 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो ऐसे पूछे जाते हैं जो जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। तो यह उन प्रश्नों की श्रेणी में आता है जो आपको बुझाने के लिए दिया जाता है। यह राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा सी और ई। अगला है, मार्क्स, सीमेल और डेहरनडॉर्फ द्वंद्वात्मक संघर्ष के प्रमुख सिद्धांत रखता है, सही है। दूसरा कथन दिया है, मैक्स वेबर संघर्ष को सामाजिक संबंध के रूप में व्यवकृत करते हैं, अर्थात सामाजिक संबंधों के संघर्ष की चर्चा मार्क्स वेबर करते हैं वाले पहले व्यक्ति थे। यह भी जो है कथन सही है। यहाँ पे जो है दोनों कथन सत्य है। अगला है, समकालीन समाजों में निर्जातिमूलक अर्थात संजातीय असमता अभिकथन का प्रक्रम उद्भासित हो रहा है, अर्थात उद्भव हो रहा है, कथन सही है। अपनी अस्मिता की तलाश करना मानवीय दशा के लिए अंतर्भूत या आवश्यक तथ्य है, यह भी कथन सही है। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। तो यह जो है PYQ में दिया है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें राइट आंसर एक माना गया था, कथन और दोनों सही है और सही व्याख्या है, लेकिन यहाँ पे जो है यह ऑप्शन 2 माना गया है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षीकरण की व्याख्या की गई है। किन समाजों में धर्मनिरपेक्षीकरण की चर्चा की जा सकती है? तो औद्योगिक समाज के उदय में धर्मनिरपेक्षीकरण की बात होती है। संस्कृति का जब आधुनिकीकरण हो जाता है तो वहाँ पे भी धर्मनिरपेक्षीकरण की बात होती है। और जीवन जगत का जब बहुलीकरण होता है तो भी धर्मनिरपेक्षीकरण की चर्चा की गई है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा A, B, C।
बाजार का अपराधीकरण से धर्मनिरपेक्षीकरण का कोई ताल्लुक नहीं है। राजनीतिक समूह जब हसियाकरण होता है अर्थात नीचे जाते हैं तो उसमें भी धर्मनिरपेक्षीकरण का कोई गुंजा नहीं होता है। तो राइट आंसर ABC हो जाएगा। औद्योगिक समाज का उदय, समाज का आधुनिकीकरण, जीवन जगत का बाहुलीकरण। अगला प्रश्न है द सब्जेक्शन ऑफ वीमन पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? सिल्विया वाल्डी, बॉब क्रोनेल, फायर स्टोन, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो द सब्जेक्शन ऑफ वीमन जो पुस्तक लिखी गई है यह जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई है। अगली है जनजाति जाति सातत्य के पक्षधर हैं। तो जनजाति जाति सातत्य के पक्षधर सुरजीत सिन्हा जी हैं। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है? डिल थे, गाडगाल, रिकर, पापर, हर्षेल। तो यह राइट आंसर हो जाएगा जो वह हो जाएगा पापर, और हुर्सेल जो है शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है, अर्थात राइट आंसर हमारा यहाँ पे जो होगा वह डी हो जाएगा। 4 डी और ई। अगला है यहाँ पे सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं वन डायमेंशनल मैन एंथनी गिडिंग्स, अल्फ्रेड शूट्स, जुर्गेन हैबरमास, हार्पर मार्क्यूस। तो एंथनी गिडिंग्स बात करते हैं जगरनॉट, अल्फ्रेड शूट्स बात करते हैं लाइफ वर्ड की, जुर्गेन हैबरमास बात करते हैं आइडियल स्पीच सिचुएशन की बात करते हैं, और हर्बर्ट मार्क्यूस करते हैं वन डायमेंशनल मैन। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए, और इसको हम एक ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर समय बचाना हो, खास करके एग्जाम में। प्रैक्टिस के समय तो आपको सब ऑप्शन देखना है, अच्छे से देखना है, एनालिसिस करना है, तब करना है। लेकिन जब भी आप एग्ज़ाम में हो तो जब एक ऑप्शन से आंसर बन जाता है तो आप एक ऑप्शन से करके आगे बढ़ जाइए। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से किस समाज वैज्ञानिक ने प्रतिवर्त समाजशास्त्र के विचार का प्रतिपादन किया है? तो प्रतिवर्त समाजशास्त्र इंग्लिश में इसको देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव सोसाइटी। तो यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी में प्रतिवर्त दे दिया है जिससे समझने में थोड़ा दिक्कत आता है, और रिफ्लेक्सिव सोसाइटी खास करके हमें किताबों में ही डायरेक्ट मिलता है। तो रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात कौन करते हैं? तो रिफ्लेक्सिव सोसाइटी की बात करते हैं हमारे पियरे बोर्दियो और एंथनी गिडिंग्स जी। यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा सी और डी हो जाएगा। सी डी हमारा ऑप्शन थर्ड में है। अगला है निम्नांकित विचारकों में किस समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? अर्थात परिवार की विवेचना के बारे में किन्होंने प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की है? तो जीपी मार्डाक बात करते हैं, टी पार्सन्स भी परिवार की बात करते हैं, और शेरी बी ओटनर भी जो है बात करते हैं। शेरी बी ओटनर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मन डब्ल्यू बेल बात करते हैं, शेरी बी ओटनर बात नहीं करते हैं, बाकी सब बात करते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ए, बी और डी अर्थात तीसरा। मैलिनोवस्की के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर विसरण का अध्ययन करने के लिए क्रम में व्यक्ति के रूपांतरण की गई इकाई पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो यहाँ पे सांस्कृतिक तत्व, भूमिका समुच्चय, परिस्थितियाँ समुच्चय, या संगठित प्रणाली या तंत्र या संस्था। तो किसी भी संस्कृति का अध्ययन करना या क्षेत्रीय अध्ययन करना
में मैलिनोवस्की के अनुसार हमें उन तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए जैसे जो उस क्षेत्र में संस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे परिवार, जाति, जनजाति, कल्चर, संस्कृति क्या है। तो जो संस्थाएं उन्हें संचालित करने के लिए पाई जाती हैं तो उनको अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मैलिनोवस्की कहते हैं। अगला है डोमेस्टिक वायलेंस अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट स्कॉलर्स इज रिलेटेड टू, अर्थात स्त्रीवादी विद्वानों के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रतिबिंबित होता है। तो घरेलू हिंसा से हमें लैंगिक असमानता देखी जाती है, महिलाओं की द्वितीयक स्थिति देखने को मिलती है, महिलाओं की द्वितीयक स्थिति देखने को मिल जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे हो पितृसत्ता, इन 3 कारणों से जो है महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा की जाती है, ऐसा स्त्रीवादी विद्वानों का मानना है। बच्चों की शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, विज्ञापन अर्थात प्रचार से भी कोई लेना देना नहीं। यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा ए, बी और सी हमारा सही है। अगला हो गया क्वेश्चन नंबर 32। एम लिंच द्वारा संदर्भित टिक टैग गो गेम निम्नांकित में से किस परिघटना का प्रक्रम है। विचित्र सिद्धांत, होड़वाद, विच्छेद प्रयोग, मैकडोनाल्डीकरण। तो होड़वाद जो है यह उद्योगवाद से संबंधित है, क्योर थ्योरी भी उद्योग से ही संबंधित है, मैकडोनाल्डाइजेशन वैश्वीकरण से संबंधित है, और यहाँ टिक टैग गेम की बात करते हैं तो वह ब्रेंचिक एक्सपेरिमेंट अर्थात विच्छेद प्रयोग से संबंधित है। अगला है अकॉर्डिंग टू एरिक और वुल्फ के अनुसार अविरत किसान विद्रोह की पूर्व अपेक्षाएं हैं, अर्थात किस कारण से किसान विद्रोह करने के लिए तैयार होता है। तो जो किसान होते हैं भूमिधर मध्य कृषक होते हैं और भूस्वामी नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर सीमांत और परिधि क्षेत्रों के स्थित जो किसान होते हैं, यह जो है किसान विद्रोह में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर हमारा ए और बी हो जाएगा। यहाँ राइट आंसर हमारा ए और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए एल एच मॉर्गन किया गया। एल एच मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशिएंट सोसाइटी समाज प्रगति अर्थात समाज के विकास के जो चरण बताए हैं तो वह कौन कौन से हैं। तो इन्होंने जो है नृवंशवाद, बर्बरता और सभ्यता के 3 चरण, परिवार समाज के विकास की इन्होंने चर्चा की है। और इन्होंने इनका एक जो है कथन है जो कि परिवार के विकास से संबंधित है, वह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। नृवंशवाद अर्थात सेवेगरी, बेवरिज्म और सिविलाइजेशन। अगली है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दिए गए पूर्वों के अनुसार। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सदरलैंड बात करते हैं, तो सदरलैंड बात करते हैं सफ़ेद पोश अपराध की बात करते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा 2 सही है। एल एच ब्रेकर बात करते हैं चरस गाजा अर्थात मध्य व्यसनी से। वाइट जो बात करते हैं वह स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। और आजकल लेविस जो है मैक्सिको के मलिन बस्तियों का और गरीबों का अध्ययन करते हैं, जिनका अध्ययन रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी किया है। तो राइट आंसर यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ निम्नांकित में से पारण के रस्म से संबंधित नहीं है। राइट ऑफ पैसेज। तो यहाँ पे जो है हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ, यहाँ पे पूछा पासेज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह राज्य होगा। समारोह होता है
कुछ रीति रिवाज का पालन होता है और कुछ प्रतीक होते हैं जो पासेज, राइट ऑफ पासेज अर्थात जो मृत्यु संस्कार होता है इससे संबंधित नहीं होता है, वह राज्य नहीं होता, राज्य का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आप 13वीं खाते हैं तो वह समारोह हो गया। उसके अलावा कुछ रीति रिवाज कल्चर फॉलो किए जाते हैं और कुछ प्रतीक उसके लिए होता है, जैसे मुंडन करवा लेना एक प्रतीक के रूप में कार्य करता है कि आपके घर में कोई पास अवे हो गया है या पासेज हो गया है। अगला है, निम्नांकित में किन्होंने जनसंचार के माध्यम के अध्ययन में वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज के सिद्धांत से परिचय कराया? तो यह भी ज़्यादातर क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, या तो बीच में एक आध साल गैप करके, नहीं तो पूछा ही जाता है वैश्विक विलेज पर। तो वैश्विक विलेज की बात करते हैं मैकलुहान, या कहेंगे मैकलुहान दिया रहेगा, मैकलुहान करके भी कहीं कहीं दिया रहता है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मैकलुहान। अगला है, निम्नांकित में से किन सिद्धांत वक्ताओं का मत है कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? तो जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है, ऐसा कार्ल मार्क्स और इमाइल दुर्खीम का मानना है। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए और सी, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला है, टालगट पार्सन्स के अनुसार क्रिया किसी कर्ता की स्थिति के प्रति अभिन्यास है, जो कि सही है। उसके बाद जो है मैक्स ब्लैक के अनुसार स्थिति के प्रति अभिन्यास पूर्ण कार्य नहीं बल्कि स्थिति के प्रति अभिवृत्ति है। तो दोनों बातें जो हैं यहाँ पे सही हैं, जबकि दोनों अलग अलग थिंकर हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो यहाँ से व्याख्या से कोई लेना देना है नहीं। यहाँ पे वो था टू अर्थात दोनों कथन सही हैं, लेकिन हर एक की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार समाज की प्रगति के क्रम थे। तो मैक्स वेबर से, अगस्त कांटे से, दुर्खीम से, गिडिंग से, तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो ये देखिए दूसरा या तीसरा प्रश्न है मार्क्स के संबंध में। तो मार्क्स ने क्रम क्या बताया है? तो मार्क्स का जो क्रम है वह है, सबसे पहले प्राचीन समाज की बात करते हैं, अर्थात सबसे पहले हमारा डी आएगा। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, पहले प्राचीन समाज की बात करते हैं, उसके बाद सामंतवादी समाज की बात करते हैं, उसके बाद पूंजीवादी समाज की बात करते हैं, उसके बाद इन्होंने समाजवाद की बात की है, लास्ट में इन्होंने कहा कि साम्यवाद आएगा। जब वर्ग चेतना आएगी तो सर्वहारा वर्ग क्या करेगा? बुर्जुआ वर्ग को उखाड़ फेंकेगा और जो है समाजवाद और साम्यवाद आएगा। समाजवाद और साम्यवाद एक जैसी ही कल्पना देखने को देखा जाता। तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का मार्क्स के किस सिद्धांत से जो है रामराज्य संबंधित है? तो वह जो होता है या तो समाजवाद वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा या तो आपको साम्यवाद दिया रहेगा, दोनों सही होगा। आर्थिक समाजशास्त्र में के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो किस प्रकार आर्थिक समाजशास्त्र का उद्भव हुआ? तो सर्वप्रथम आदिम हो जाएगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन में सी पहले दिया है तो हमारा हो जाएगा सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में तत्काल या तुरंत प्रभाव से सही हो जाते हैं, और एक क्वेश्चन जो गलत करके आता है उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो यहाँ पे पहले हो जाएगा आदिम, उसके बाद उपनिवेशी आया, उपनिवेशी के बाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिली, और उसके बाद नव उदारवाद हुआ। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं भारत के संदर्भ में। जैसे भारत की पहले आदिम अर्थव्यवस्था चलती होगी, उसके बाद ब्रिटिश लोग जब आ गए तो यहाँ उपनिवेशी
जो है अर्थव्यवस्था चलने लगी। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। लेकिन वर्तमान में क्या है, भारत नव उदारवाद अर्थात वैश्वीकरण और पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, अर्थात अपनी मार्केट खोल दिया है, उसी को नव उदारवाद कहा जाता है। राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगला है, अगस्त काम्टे ने समाज के विकास के चिंतन की 3 अवस्थाओं का नियतन किया है। इस संदर्भ में तीसरी अवस्था कौन सी है? तो यह क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो बताया था उसमें क्रम जो है इनका, पहले इन्होंने धर्मशास्त्र की चर्चा की थी, उसके बाद अति भौतिकवाद की चर्चा की है, और यहाँ पूछा है तीसरी अवस्था कौन है? तो तीसरी अवस्था जो है वह प्रत्यक्षवाद होगी। तो इन्होंने सबसे पहले धर्मशास्त्री की बात की है, उसके बाद अधिभौतिक की बात, उसके बाद तीसरी स्टेज पर प्रत्यक्षवादी पूछा था। और पिछली बार के एग्जाम में इसको जो है क्रम में लगाने के लिए पूछा था। अगला है, यहाँ पे विज्ञानों को अगस्त काम्टे के अनुसार जटिल से सरल विज्ञानों के सोपानिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे लास्ट में जो आएगा वह हमारा आएगा जहाँ सरल से जटिल, या सॉरी यहाँ पे दिया है जटिल से सरल की ओर, अर्थात जो उन्होंने क्रम बताया है उसके जस्ट अपोजिट हमें बताना है। तो उन्होंने जो क्रम बताया था तो उन्होंने सर्वप्रथम गणित को बताया, उसके बाद खगोल शास्त्र, उसके बाद भौतिक विज्ञान, उसके बाद इन्होंने रसायन विज्ञान, उसके बाद जीव विज्ञान, उसके बाद समाजशास्त्र की चर्चा की है। लेकिन यहाँ पूछा है जटिल से सरल की ओर, तो हम उल्टा चलेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पे जो होगा वह हो जाएगा समाजशास्त्र, समाजशास्त्र के बाद हो जाएगा जीवशास्त्र, जीवशास्त्र के बाद जो आएगा हमारा वह हो जाएगा रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र के बाद जो हो जाएगा हमारा भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र के बाद होगा खगोल शास्त्र, और एक दिया होता तो सबसे लास्ट में गणित होता, लेकिन गणित नहीं दिया इसलिए खगोल शास्त्र लास्ट में होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, EBTAC। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य को सुव्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ भी जो है इसको क्रम में लगाना है। तो क्रम में लगाना है तो सबसे पहले पूर्वा खेड़ा या गांव कह लीजिए इसको, पूर्वा खेड़ा या गांव, जैसे जो कस्बा होता है उसको कह सकते हैं कस्बा। उसके बाद नगरी एग्लोमेरेशन, जहाँ नगर और कस्बा का मिलाप होता है। उसके बाद जो आ जाएगा वह आ जाएगा हमारा डी नगर, मतलब इसका क्रम हो जाएगा नंबर 1 पे हमारा पूर्वा खेड़ा, उसके बाद नंबर 2 पे नगरी एग्लोमेरेशन, उसके बाद तीसरा नगर, चौथे पे हमारा महानगर, और 5वां जो हमारा होगा मेगापोलिस अर्थात मेट्रो सिटी जो होते हैं। तो यह राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ABDC और E। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री या शास्त्रीय समाजशास्त्रियों से संबंधित निम्नलिखित संकल्पनाओं को व्यवस्थित कीजिए। तो यह प्रश्न आपको जो नए स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए तो बहुत ही घुमाने वाला लगेगा, लेकिन बहुत सिंपल प्रश्न है। इनमें पहले आपको देखना है कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पे व्यवस्थित क्रम में देना है, तो यहाँ पे इंग्लिश देख लेते हैं, एक्सप्लोइटेशन, रैशनैलिटी, सॉलिडिटी और पॉजिटिविस्ट। तो सबसे पहले प्रत्यक्षवाद दिया गया था। प्रत्यक्षवाद के बाद जो है शोषण की बात कौन करते हैं? प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं काम्टे, शोषण की बात करते हैं मार्क्स, उसके बाद एकता आ जाएगा, एकता की बात करते हैं दुर्खीम। तो यहाँ पे मान के चलिए हमें थिंकर्स को ही क्रम में करना है। उसके बाद आते हैं तार्किकता की बात करते हैं मैक्स वेबर, तो इनको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले काम्टे अर्थात डी हो जाएगा, उसके बाद आ जाएंगे कार्ल मार्क्स अर्थात शोषण, ए हो जाएगा। उसके बाद आएंगे दुर्खीम अर्थात सी, एकता।
उसके बाद लास्ट में हमारा बी रहेगा अर्थात मैक्स वेबर। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किन्होंने समाजशास्त्र को वस्तुनिष्ठ विज्ञान की दर्जा देने के लिए मूल्य निर्धारण एवं मूल्य संदर्भ में पद्धति शास्त्रीय सुझाव दिया है? यहाँ पे जो मूल्य निर्धारण और मूल्य संदर्भ की बात कौन करते हैं? तो मूल्य निर्धारण और मूल्य संदर्भ की बात करते हैं मैक्स वेबर। तो वेबर से भी 2 से 3 प्रश्न आए हुए हैं, देख लिए आपने। निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने द रिलीजन ऑफ इंडिया, द सोशियोलॉजी ऑफ हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसमें इन्होंने हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म की चर्चा की है। राधा कमल मुखर्जी निम्न में से किस दार्शनिक परंपरा से समाजशास्त्र को वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते हैं? वेदांत, बौद्ध धर्म, पारसी, ताओवाद। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पारसी धर्म की चर्चा इन्होंने नहीं की है। वेदांत की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं और ताओवाद की बातें करते हैं। तो यह राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पारसी धर्म की बात नहीं की है इन्होंने दार्शनिक परंपरा के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, समाविष्ट जिसमें संरचना और व्यवस्था का अभाव होता है, अर्थात कोई संरचना या व्यवस्था अस्थायी रूप से नहीं होती है, जिसके सदस्य समूह के अस्तित्व से या तो अनभिज्ञ होते हैं या सुअवगत नहीं हो पाते हैं, वे कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर कहीं पे भीड़, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे जमा भीड़ जो होती है वह एक दूसरे से सम्मोहन नहीं कर पाती है, लेकिन वह भीड़ में होती है। तो ऐसे समूह को हम कहते हैं अर्ध समूह। आज का आखिरी प्रश्न है, एंथनी गिडिंग्स के कार्यों को कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। तो एंथनी गिडिंग्स जो है उनकी पुस्तकें पूछी गई। तो यहाँ पे जो उनकी सबसे पहले पुस्तक आई थी वह निम्न में से दी कॉन्स्टिट्यूल्स ऑफ सोसाइटी, उसके बाद दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, पिछली बार भी पूछा गया पुस्तक था, तो यह भी सी और डी हो गया, सी डी। उसके बाद जो आएगा हमारा वह आएगा दी थर्ड वे, द रिचुअल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, अर्थात ये। उसके बाद हमारा आएगा द ग्लोबल थर्ड वे डिबेट और बी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, सी डी ए बी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरी सूचना यह है कि आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़कर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लगभग इसी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पेपर आपने देखा है, लगभग 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार हमारे ग्रुप के क्विज में कराए जा चुके हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।